नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से आपकी और हमारी YouTube चैनल एविन एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी है। अगर आप इसके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रट लेते हो, सारी थियरी अच्छे से समझ लेते हो, तो आप आसानी से जेई और नीट में कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से डर लग रहा है। ये यहाँ पे मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ जेई पीवाईक्यूएस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका जो खौफ है, जो डर है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, वो 100% गारंटेड। बट अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल दिख रहा है, आप देख सकते हो। सवाल में कुछ इस तरह से दिया है, व्हेन द पाथ एसीबी इज यूज्ड 60 जूल ऑफ हीट फ्लो into system and 30 joule of work is done by the system. If path ADB is used, work done by the system 10 joule. The heat flow into the system in a path ADB is. चलिए तो यहाँ आपको ACB पाथ के लिए लिखो। पहले क्या डेटा में दिया है, ये दो पाथ है। देखो यहाँ पे ये ACB एंड दिस इज द ADB पाथ। पहले हम ACB पाथ के लिए लिखे। फॉर ACB पाथ आपको दिया हुआ है कितना हीट वो यूज कर रहा है, 60 जूल, एंड वर्क कितना हुआ, 30 जूल। तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ डेल्टा क्यू इज गिवन, दिस इज 60 जूल। डेल्टा यू हमें नहीं दिया है बट डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है। वर्क डन ऑन a ACB path, it is a 30 joule. So here you solve this, you will get delta U is 30 joule. अब पाथ ACB हो या तो ADB, तो यहाँ से स्टार्ट किया आप पहुंचते हो B पे, तो ये इनिशियल ए फाइनल स्टेट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ पाथ पे नहीं डिपेंड करता, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो आप ACB पाथ से जाओ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 30 जूल, एंड अगर आप ADB पाथ से भी जाते हो तो वहां पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, 30 जूल। तो ये आपको मिल गया। तो अब आप ADB पाथ के लिए लिख सकते हो फॉर ADB पाथ। तो ADB पाथ में भी सेम ईयर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और वर्क डन आपको हीट फ्लो पूछा है, सॉरी हीट फ्लो पूछा है, तो ये जो डेल्टा यू है वो ADB पाथ के लिए भी 30 रहेगा, और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑन ADB पाथ इट इज गिवन 10 जूल, तो इट विल कम्स 40 जूल। क्या आंसर आ जाएगा, 40 जूल। दिस इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा आपके सामने डेटा में कुछ इस तरह से दिया है आपको, 200 ग्राम वाटर इज हीटेड 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, ignoring the slight expansion of water, the change in internal energy is close to। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, देखो ये 2016 में पूछा गया है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी गैस का फाइंड करना है, और जो एक्सपांसन है वो हमें अवॉइड करना है। स्लाइट एक्सपांसन ऑफ वाटर इज इग्नोर करना है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स आपने जो पढ़ा है कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ एक्सपांसन हो ही नहीं रहा है, मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा। अब डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी जीरो यानी वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो आप जो भी हीट दे रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये हमने फॉर्मूला, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, एम सी डेल्टा टी होता है। नाउ मास ऑफ द वाटर इज गिवन, दिस इज 200 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, इट विल बिकम 0.2 kg. Specific heat of water it is also given, this is the 4184, और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो 60 टू 40, यानी कि डिफरेंस आएगा 20। तो 0.2 इंटू 4184 इंटू 20, यहाँ से 0 चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 4184। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा कुछ आंसर 16,736 जूल। और ऑप्शन में देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में सब दिए किलो जूल में, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो आप 16.7 किलो जूल। नाउ here you can check option D is match with the answer. So correct option for this MCQ is D। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। डेटा में दिया है अ गैस कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Pressure constant, then it is heated at a constant volume by supplying 150 joule of energy. As a result, the internal energy of the gas, तो गैस का इंटरनल एनर्जी बताना है। ये सवाल देखो 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है, आपको दिया है सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये जो है इसको आप बोल सकते हो पिस्टन, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज पिस्टन। और ए सिलेंडर, यहाँ पे हमने गैस भरा हुआ है, मतलब गैस इज कंप्रेस्ड टू 2 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम V1 था 2 मीटर क्यूब एंड V2 हमने कर दिया 1 मीटर क्यूब, यानी इसको कंप्रेस करके यहाँ तक आधा कर दिया। At a constant pressure, pressure remain constant, then it is heated volume of supplying 150 joule of energy। कितनी हीट सप्लाई की, 150 जूल हीट यहाँ से हम दिए भी। तो पूछा एज अ रिजल्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो बताओ। तो यहाँ पे भी आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड हाँ 150 जूल आपने हीट दिया, डेल्टा यू आपको पूछा है वर्क डन कितना, तो P इंटू V2 माइनस V1, तो ये आपका हो जाएगा 150 डेल्टा यू प्लस P यानी 100, V2 यानी 1, और इनिशियल वॉल्यूम था 2, तो डेल्टा यू प्लस 100 माइनस 1, 150, तो 150 माइनस 100 था, इस साइड आ जाएगा तो प्लस डेल्टा यू, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू 250 जूल। तो 250 जूल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली हीट दिया है और गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो तो वो इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ आएगा इंक्रीज बाय 250 जूल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है।
सही ऑप्शन ए है, इंक्रीज बाय 250 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला सवाल ए रहा आपके सामने। क्वेश्चन का डेटा अगर आप देखो तो इसमें आपको दिया है insulated container of gas, two chambers separately by insulating partition। ये दो चेंबर है देखो, और दोनों को इंसुलेट किया हुआ है और बीच में एक पार्टीशन रखा हुआ है, ये जो है वो पार्टीशन है। वन ऑफ द चेंबर हैज वॉल्यूम V1, कंटेन आइडियल गैस, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर आप लिख सकते हो T1। द अदर चेंबर हैज वॉल्यूम V2 and the contain ideal gas at pressure P2 and temperature T2 है, यहाँ ये V2। If the partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature of the gas in the container will be। तो फाइनल टेम्परेचर क्या अचीव करेगा सिस्टम, वो हमें बताना है। बहुत ही आसान है कि भाई दो कंटेनर है हमारे पास, एक में एक गैस भरा हुआ है आइडियल गैस जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 है, और ऑब्वियसली P1 V1 अलग अलग है, PVT तीनों, तो इसका मोल्स नंबर ऑफ मोल्स होगा N1 या μ1 यहाँ पे जैसे लिखा है। दूसरा चेंबर है उसमें भी एक और गैस भरा हुआ है, उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा μ2। चलिए अब हमें जो यहाँ पूछा हुआ है कि फाइनल टेम्परेचर, जैसे पार्टीशन यहाँ से रिमूव करो तो सिस्टम जो है वो फाइनल टेम्परेचर अचीव करेगा, वो कितना होगा। जो यहाँ आपको चार ऑप्शन में दिया हुआ है अलग अलग, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई दोनों इंडिविजुअल है एंड देन दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल में के पास जो हीट होगा वो Q1 पहले के पास, दूसरे के पास Q2, और जब दोनों कंबाइन हो जाएगा तो Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे आप पहले गैस के लिए लिख सकते हो N1 CV डेल्टा T, या तो आप इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1, या तो T1 लिखो, इसको क्या लिख सकते हो T1, क्योंकि यहाँ पे हमें T1 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको T1। चलिए A1C1T1 पहला जो गैस है इसके पास एनर्जी, फिर दूसरे जो गैस के पास एनर्जी हो N2CV T2 इज इक्वल टू, अब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसमें होगा N1 प्लस N2CV, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो T, क्या मान लेते हैं हम, फाइनल टेम्परेचर है वो TF। तो यहाँ अगर देखो तो CV स्पेसिफिक हीट एक ही गैस है, शायद गैस सेम टाइप का ही है तो CV भी सेम रहेगा, तो दोनों CV को आप कैंसिल कर सकते हो, T को आप सब्जेक्ट बना लो, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा N1T1 प्लस N2T2 बाई N1 प्लस N2। अब यहाँ जो पहले वेसल में जो गैस फिलअप है के लिए आप लिख सकते हो N1 इज इक्वल टू P1V1 बाई RT1। दूसरे में जो है N2 इज इक्वल टू P2V2 बाई RT2। तो N1 और N2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो देखो TF इज इक्वल टू N1 की जगह पे हम लिख सकते हैं P1V1 बाई RT1 इंटू T1 प्लस P2V2 बाई RT2 इंटू T2 अपॉन P1V1 बाई RT1 प्लस P2V2 बाई RT2। चलिए यहाँ से देखो तो T1 T1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में जो R है तो यहाँ R R भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ कैंसल कर सकता हूँ ये R को, तो फाइनल जो हम लिख सकते हैं R भी कैंसल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल के फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो P1V1 प्लस
T2V2 अपॉन T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 P1V1 प्लस T1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T1 T2V2 अपॉन रहेगा T1 इंटू T2। चलिए, तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो TF इज इक्वल टू आप लिख सकते हो T1 इंटू T2 P1V1 प्लस P2V2 अपॉन अपॉन T2 P1V1 प्लस T1 T2V2। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो, पहला ही ऑप्शन जो है P1V1 T2 प्लस P2V2 T1 और P1V1 प्लस P2V2 ब्रैकेट T1 इंटू T2। ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है करेक्ट आंसर के साथ, तो ये प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम जो है इसमें आपको डेटा में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, देखिए। When a system is taken from state I to state F along the path IAF, it is found that Q is equal to 50 calorie and W is equal to 20 calorie along the path IBF। Q 36 calorie है and W along the path IBF। ये जो पाथ है IBF, इसके along W कितना होगा वो बताना है। तो ये भी एक आसान सवाल है। पहले हम बात करें IAF पाथ की, तो ये पाथ में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हो तो Q इज इक्वल टू U प्लस W, और यहाँ आपको Q दिया है 50 प्लस वर्क दिया है 20, तो U आ जाएगा आपका 30 कैलोरी। चलिए फिर आगे बात करें IBF पाथ के लिए, तो IBF पाथ में भी सेम हियर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है Q इज इक्वल टू U प्लस W। यहाँ पे भी आप देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो आप IAF पाथ की बात करो या IBF पाथ, दोनों का स्टार्टिंग और इनिस फाइनल पॉइंट दोनों कैसे सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों पाथ में सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पाथ। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी दोनों पाथ के लिए सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। क्यू आपको दिया है 36, क्यू दिया है 30 प्लस डब्ल्यू आपका आ जाएगा 6 कैलोरी। 36 माइनस 30 यानी कितना होगा 6 कैलोरी। तो यहाँ आप ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है। तो ये एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी वाया टू प्रोसेस 1 एंड 2 एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा है 1 से 2। If delta U1 and delta U2 are the changes in internal energy in the process 1 and 2 respectively, then which one relation is correct from this all option A, B, C and D? चार ऑप्शन दिए हैं, तो सिंपल जो हमने आगे पढ़ा वही इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, internal energy of the system does not depend on the path, it is only depends the final and initial point।
तो डैट आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई दोनों प्रोसेस का फाइनल और इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। तो डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने, सॉल्व करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चार ऑप्शन आपको दिए, तो इसमें फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो करेक्ट ऑप्शन है भाई। कंजर्व फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताता है। तो ये तो करेक्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी साइक्लिक प्रोसेस। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये बी ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि गलत है। आगे बढ़े तो इट डज नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, तो ये भी करेक्ट है। हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। हाँ, एंट्रोपी के बारे में बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में इंट्रोड्यूस कौन करता है, फर्स्ट लॉ ही करता है। केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होता। तो यहाँ पे इट डज नॉट लिखा है, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हाँ, ये सही है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। ये ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन में से बी और सी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। अगला प्रॉब्लम मेरा आपके सामने डेटा में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए। 3 different processes that can occur in an ideal monoatomic gas are shown in P versus V diagram। ये PV डायग्राम आपको दिया है। The path are labeled at as a AB, ये A to B है देखो, फिर A to C है, फिर A to D है। The change in internal energy during this process are taken as EAB, EAC and EAD, and the work done WAB, WB, AC and WAD। The correct relation between these parameter are। देखो ये सवाल पूछा था 2020, बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बता ही सकते हो कि भाई फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो सबके लिए एनर्जी कैसा रहेगा, सेम। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि ये दोनों लाइन, ये T2 है टेम्परेचर, यहाँ T1 है। तो ये जो पॉइंट है डी, सी और बी वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये सब इनिशियल टू फाइनल स्टेट जो है दोनों के लिए सेम है। तो फॉर ऑल प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो डेल्टा यू कैसा रहेगा, सेम, यानी कि यही एनर्जी। तो एनर्जी ई ए बी आप बोलो या ई ए सी बोलो या तो आप बोलो ई ए डी, इट विल रिमेन सेम, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। चलिए फिर आगे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहाँ अगर आप ए बी प्रोसेस को देखो तो ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो डब्ल्यू ए बी मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। फिर हम बात करें एडी प्रोसेस की, तो एडी प्रोसेस में देखो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो वर्क डन इन एडी पाथ है वो लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव होगा। और अगर हम बात करें एसी पाथ की, तो एसी पाथ में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एसी पाथ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ से ढूंढ लीजिए आप, कौन सा लग रहा है कि भाई तीनों की एनर्जी इक्वल हो, ऐसा एक ही ऑप्शन दिया है, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बी वाला ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ई ए बी इज इक्वल टू ई ए सी इज इक्वल टू ई ए बी, और यहाँ पे ई ए बी होगा डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, डी डब्ल्यू ए सी 0 होगा।
और WAD यहाँ 0 नहीं दिया है, एक गलत साइन शायद यूज किया है। WAD में क्या आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा आपके सामने। In an adiabatic process, the density of diatomic gas become 32 times its 32 times its initial value. कितना हो गया, 32 times density is become 32 times than its initial value. The final pressure of gas is found to be n times the initial pressure. Final pressure of gas is found, final pressure of gas is found to be n times than initial pressure. So value of the n is, ये n का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। तो पहले तो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो किसके ऊपर जाना चाहिए, ये प्रोसेस एडियाबेटिक है। डेंसिटी आपको बोल दिया है तो इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ होता है 32 इंटू ए मास अपॉन वॉल्यूम V1। अब कोई भी गैस हो या कोई भी हो, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस, अगर आप इसका डेंसिटी वेरी करता है तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है बट मास चेंज नहीं होता है, तो मास गया। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो कि भाई V1 बाई V2, V1 बाई V2 इज व्हाट 32, ये आपको वैल्यू मिली। अब आप एडियाबेटिक प्रोसेस जानते हो। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। चलिए यहाँ पे अगर हम लिख दे P2 बाई P1 देन V1 बाई V2 रेस टू गामा, तो P1 बाई P2 बाई P1 V1 बाई V2, और V1 बाई V2 जो है वो कितना है आपका 32, इसका वैल्यू रख दो 32 रेस टू गामा। और गामा की बात करें तो यहाँ डायएटॉमिक गैस है, और डायएटॉमिक गैस गामा की वैल्यू होती है 7/5 यानी 1.4। तो इससे आप और सिंप्लीफाई करो तो 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 यानी 32 होता है, और गामा की जगह पे 7/5, तो ये कैंसल और ये आ जाएगा 2 रेस टू 7, 2 रेस टू 7 यानी होता है 128 होता है। तो ये P2/P1 हमें क्वेश्चन में ही बोला है, तो P2/P1 क्या होता है n, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 128। तो हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहा 128। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। अगला प्रॉब्लम देखो, ये रहा आपके सामने। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट उतना ही इजी लग रहा है मुझे। Match the thermodynamic process taking place in a system with the correct condition in the table. Delta Q is a heat supply, delta W is the work done, and delta U is the change in internal energy of the system. तो सिंपल है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वहाँ वर्क डन जीरो होता है। तो बचा आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसका डेल्टा यू भी does not equal to 0, delta W is also does not equal to 0 and delta Q is also does not equal to 0। तो ऐसा ऑप्शन आप अगर देखोगे तो 1 के साथ B, 1 के साथ बी वाले 2 दिए, फिर 2 के साथ देखो तो 2 के साथ डी, 2 के साथ डी ऐसा ये रहा, थर्ड के साथ
ए और फोर्थ के साथ सी, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम ए रहा आपके सामने, बहुत ही आसान। बलून फिल विथ हीलियम एंड ब्रस्ट, ब्रस्ट यानी कि फूट जाना, ठीक है। बलून फिल विथ हीलियम एंड ब्रस्ट, suddenly blast होना। Immediately afterwards the expansion of helium can be considered as, तो ये जो प्रोसेस है इसको कैसा माना जाए, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस फास्ट है, और फास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबेटिक होता है, ठीक है। प्रोसेस कैसा है, बलून का ब्लास्ट होना, प्रोसेस इज अ फास्ट, और फास्ट प्रोसेस कौन सा किया जाता है, एडियाबेटिक, कौन सा होता है, एडियाबेटिक। तो करेक्ट आंसर इज अ टी, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। आप इसको इरिवर्सिबल क्यों होता है, एक बार फटा फिर वो वापिस वापिस थोड़ी आ जाता। सारे जो गैसेस जो हीलियम एटम है उसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। ये एक ऐसा प्रोसेस है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, फास्ट है तो इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक, और रिवर्स पॉसिबल नहीं, सो इट इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले में आपको दिया है कि engine takes 5 moles of air at 20 degrees Celsius, 1 atmosphere. Compress it adiabatically to 1/10 of the original volume, assuming air to be diatomic ideal gas made up of rigid molecules. The change in internal energy during this process comes out to be x kilojoule. The value of x to be nearest integer is। 2020 का सवाल देखिए, आपको एक सिलेंडर दिया है, इसमें गैस भरा हुआ है यहाँ पे, और इसको हम, कितना है गैस, 5 मोल है, 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोसफियर। कंप्रेस्ड, इसको सडनली किया गया कंप्रेस्ड, ये गया नीचे। और कैसे कंप्रेस किया गया, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली यानी कि कोई भी हीट का ट्रांसफर ना सराउंडिंग से सिस्टम में होगा, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा। हाँ, एडियाबेटिकली कंप्रेस कितना किया, वॉल्यूम 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V2 इज 1/10 ऑफ V1। तो आपको इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो आपको बताना है। चलिए तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस है उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट यहाँ प्रेशर जो है वो फिक्स दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, और 1 एटमॉस्फेयर पे वो था, तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो पहले T1 इतना था, यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा T2। ये T2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर T2 आ गया तो हम इंटरनल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं। डेल्टा यू क्या होता है, NC डेल्टा टी, तो हमारे पास एक T1 है, दूसरा T2 नहीं है, तो पहले हमें T2 फाइंड करना पड़ेगा। अगर T2 फाइंड कर लिया तो फिर इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप एडियाबेटिक रिलेशन यूज कर सकते हो। एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो। तो ये था T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। में आप सारी वैल्यूज पुट करो। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1/V2 रेस टू गामा माइनस 1। T1 आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 293 इंटू V1/V2 आपको दिया है 10। V1/V2 कितना दिया है, 10 दिया है। और गामा जो होता है कौन सा गैस है, डायटोमिक। डायटोमिक
के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो 7/5। कैसे होता है इसको आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया आएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने सारी थियरी पढ़ी है, इससे आप गामा के बारे में बता सकते हो। तो गामा होता है 7/5 यानी 1.4, यानी कितना होता है 1.4, यानी ये आपका हो जाएगा 293 इंटू 10 2/5। अगर आप इस सॉल्व करते हो तो पूरा यहाँ आपको आंसर मिलेगा 736 केल्विन। T2 कितना आ जाएगा 736 केल्विन। चलिए अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सीवी आएगा क्योंकि यहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। और गैस जो है वो 5 मोल है। सीवी यानी 5/2R होता है फॉर अ डायटोमिक गैस। डेल्टा टी यानी 736 माइनस 293। तो यहाँ ये आपका हो जाएगा 25/2 इन 8.31 आर की वैल्यू, और 736 को आप माइनस करोगे 293 से तो ये आ जाएगा 443। फाइनल आंसर आपका आएगा समथिंग 46 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि 46 किलो जूल। तो आपका जो एक्स है वो कितना आएगा 46। एक्स की वैल्यू क्या होगी 46। तो यहाँ पे बोला है ना मैं एक्स किलो जूल, यानी एक्स कितना होगा 46। चलिए तो इसी के साथ हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पहला जो क्लास था वो कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।